Hello friends, welcome back again. So today we are going to discuss about biodiversity. Well, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बायो का तो मतलब आप जानते ही हैं, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, मतलब कितनी भिन्नता पाई जाती है उसमें. सो बायोडाइवर्सिटी को जो डिफाइन किया गया था, रियो समिट हुई थी, इन्वायरमेंट की एक बहुत बड़ी समिट हुई थी. तो हम उसके बारे में सारे समिट्स के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उसमें बता दूं उसमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया था. तो रियो समिट 1992 में हुई थी. तो उसमें उसको डेफिनेशन दी गई थी बायोडाइवर्सिटी की कि वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर ए पार्ट. This include the diversity within the species, between the species and ecosystem. So this is the basic definition which is the outcome of the Rio Summit 1992 in which the term biodiversity is explained. So friends, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मतलब जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें उनके अंदर डिफरेंट होती है, भिन्नता पाई जाती है ना, वो चाहे स्पीसीज से स्पीसीज के अंदर हो या स्पीसीज के बीच में हो, है ना, या डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में हो. दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. मतलब भिन्नता, एक अलग, उनमें क्या अलग है, मतलब क्या चीज दूसरी चीज से आदमी को अलग बनाती है ना. तो लुक एट द डेफिनेशन वेरी केयरफुली. इन द डेफिनेशन दोस्तों इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो. दिस इंक्लूड द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज, मतलब कि डाइवर्सिटी भिन्नता विद इन द स्पीसीज, विद इन टर्म यहाँ पे विद इन, एंड बिटवीन द स्पीसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम. ये तीन टर्म्स हैं दोस्तों. दीज आर द लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड दीज आर द थ्री टर्म्स विच कम इन द एग्जामिनेशन 2017 ESE. वन ऑफ द क्वेश्चन अमॉन्ग द क्वेश्चन फ्रॉम द एनवायरमेंट वाज दैट besides species diversity और community diversity, the third category of the diversity is अलग अलग दे रखी थी. तो आंसर वाज द जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो देखो यही जो चीजें हैं, विद इन स्पीसीज जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो बिटवीन स्पीसीज होती है दैट इज स्पीस डाइवर्सिटी, और जो इकोसिस्टम्स के बीच में डाइवर्सिटी होती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स इन टू द एग्जामिनेशन 2000 2017. लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी से आया था यहाँ पर कि कौन से तीन होते हैं. तो दोस्तों मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल है. पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी और थर्ड इज कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. वेल नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल थ्री टर्म्स हियर. मैं तीनों की तीन टर्म्स को अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 17 में, तो एक बार हम और इसको अच्छे से देख लेते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो चेंजेस, मतलब कि जो भिन्नता है, मतलब डिफरेंस है ना, वो अगर एक ही, क्योंकि देखो दो कोई भी स्पीसीज है बिल्कुल अलाइक नहीं हो सकती. ऐसे होमोसेपियंस हो गए और एक मान लो कि चिंपांजीज की कैटेगरी है. हमारे एंसेस्टर एक ही थे लेकिन हमारे अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना, इवोल्यूशन हुआ है, फर्दर इवोल्यूशन हुआ है. तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक ही स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, है ना, जीन्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना. तो आपको पता है जैसे हम होमोसेपियंस, मतलब इंसानों की जो वो कैटेगरी है, साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस. तो ये जो स्पीसीज है होमोसेपियंस की, जो ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज है होमोसेपियंस, तो उसके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, है ना, वो जो है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. जो चेंजेस उसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब दो इंसान देख लो वो एकदम अलाइक नहीं होंगे, उनके अंदर थोड़े से चेंज होंगे. दोस्तों व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी? उसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा देखो, मैं सबसे पहले क्या बताता हूं कि टाइम के साथ साथ में चेंजेस आते हैं, एक इवोल्यूशन प्रोसेस फर्दर प्रोसीड होती है. और जो ये चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, दो केसेस होंगे, या तो नेचर को फेवर करेगी या नेचर के अगेंस्ट जाएंगे चेंजेस. तो चलो देखिए, इसमें मैं ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, एक छोटे सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ. दो बैक्टीरिया है, मान लो ये मेरे दो बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरिया ये है, वैसे ये एक बैक्टीरिया ये है, ये दोनों इवॉल्व हुए हैं इस वाले बैक्टीरिया से, ठीक है ना. तो ये क्या बैक्टीरिया है, 40 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकता है, और ये वाला जो है जो इससे इवॉल्व हुआ है, मतलब ये जो इसका मतलब स्प्लिट हुआ था, टूटा था, ये 40 को झेल सकता है. लेकिन कुछ चेंजेस जेनेटिक ऐसे है कि ये 45 डिग्री में सर्वाइव कर पाएगा. तो कल को जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगी और वर्स्ट होंगी, तो बताओ कौन, अगर मान लो टेम्परेचर आज नॉर्मली 40 चल रहा है तो कल 45 होता है तो कौन सर्वाइव करेगा? ये एलिमिनेट आउट हो जाएगी और ये आपके सर्वाइव कर जाएगी.
तो याद रखना जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं, जेनेटिक चेंजेस जो उसके स्पीसीज के अंदर आते हैं वो बाद में उनके सर्वाइवल का रीजन बनते हैं। जब चेंजेस वो होते हैं, देखो चेंजेस ऐसा नहीं होता पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव भी आ सकते हैं। मान लो ये एक स्पीसीज ये 40 खुद 40 कर रहा है, जो स्प्लिट हुई ये 40 से रह रही है, और जो ये वाली है ये 35 रहने लगी, है ना। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके, लेकिन जो ये चेंजेस होते हैं कल को अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है तो ये उसके सर्वाइवल का रीजन बनते हैं। और एक चीज इसका फायदा जब भी है जब इवोल्यूशन हो, मतलब वो अपने कैरेक्टरिस्टिक आगे वाले को पास करता चला जाए। मान लो ये 45 डिग्री है, तो अब जो इससे फर्दर इवॉल्व होंगे जो मतलब दो जो बाद में स्पीसीज स्प्लिट आउट होकर रिप्रोडक्शन होकर ये निकलेंगे, तो ये जो स्पीसीज होंगे ये भी 45-45 कंटिन्यू करने चाहिए। तो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस व्हाइल दीज चेंजेस जेनेटिक चेंजेस रीजन ऑफ द सर्वाइवल इन केस ऑफ द ड्रास्टिक चेंजेस और थ्रेट्स, मतलब जो एनवायरनमेंट में चेंज वगैरह कुछ होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो फेवरेबल जो नेचर को फेवर करता है वो रह जाता है, जो फेवर के नेचर के अगेंस्ट जाता है वो एलिमिनेट आउट हो जाता है। तो दोस्त होप आप जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ गए होंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं जीन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अब स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ले लो। मान लो कि चिंपांजी की एक स्पीसीज थी, हम लोगों की एक अलग स्पीसीज है, तो क्या होता है डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म, एक अलग देखने वाले ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है ना। जैसे मैंने एग्जांपल होमो सैपियंस का और इस चिंपांजीज का लिया है, ह्यूमन बीइंग और चिंपांजीज का। तो वहां पर क्या देखो दोनों डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, है ना। लेकिन अगर ये इंटरब्रीड किया जाए, है ना, तो वो क्या है वो फिर कोई मतलब फर्दर एक नई स्पीसीज नहीं निकल होगी, मतलब इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है, अगर वो इंटरब्रीड करें, है ना, तो वो जो है इंटरब्रीड का मतलब आप समझते ही होंगे। इंटरब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शन में उनके दोनों के मेल फीमेल गैमेट्स अगर अपोजिट स्पीसीज के मिलाए जाए तो वो जो है कोई फर्दर रिप्रोडक्शन आपकी प्रोसेस नहीं होगी। तो मतलब यही होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज जिनकी जेनेटिक मेकअप अपना अलग अलग है और वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना। तो एक स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वेरियस स्पीसीज के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है ना। मान लो कि एक आपकी ये जो है एक रीजन है, मान लो एक आपका ये वाला रीजन है, इसके अंदर बंदर भी रह रहा है, कुत्ता भी रह रहा है, बिल्ली भी रह रहा है, शेर भी है, सब हो गया अपना अपना, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना। तो मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर जो होती है उसमें क्या है, फिर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो एबॉर्टिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, है ना। क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है वहाँ की। तो दिस डाइवर्सिटी जो होती है हैबिटेट पे हो या इकोसिस्टम पे, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर जो डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल 3 पॉइंट्स। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इनकी डेफिनेशन ज्यादा, क्योंकि इतना डीप में हमसे पूछा नहीं जाएगा, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट। सिर्फ 3 डेफिनेशन में याद रखनी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। होप यू विल गेट ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट की तरफ करूं कि कैसे मेजर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो उसको दो तरह से मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है स्पीसीज रिचनेस और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। तो हम एक एक करके दोनों को मैं समझा देता हूं कि ये एक्चुअली है क्या। बायोडाइवर्सिटी को जो मेजर करेंगे, एक तो स्पीसीज रिचनेस है, मतलब कितने स्पीसीज रिचनेस का मतलब है नंबर से यहां सीधी बात चल रही है। तो मतलब स्पीसीज रिचनेस मतलब कितने नंबर आपकी स्पीसीज हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। मतलब एक आपका ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर ये भी एक कितना एरिया है, इसके अंदर एक भी एक कितना एरिया है, इसके अंदर मान लो 5 स्पीसीज रह रहे हैं, इसके अंदर मान लो 500 स्पीसीज रह रहे हैं। तो इसकी स्पीसीज रिचनेस किसकी ज्यादा है, 500 वाले की ज्यादा है, जिसमें 500 रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्पीसीज रिचनेस का मतलब है कितनी स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, दैट इज कॉल्ड कितनी स्पीसीज रिचनेस, है ना। ये बताता है किसी भी स्पीसीज के वेरिएशन का एक रीजन के अंदर। तो फर्दर इट इज क्लासिफाइड इन 3 पॉइंट्स, अल्फा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी की, और ये अल्फा डाइवर्सिटी। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द स्पीसीज रिचनेस। वेयर अल्फा जहां पर जो होता है ना एक मतलब एक छोटे लेवल पे है, ये छोटे लेवल की, यहाँ पर बीटा और थोड़ा सा बड़ा लेवल हो गया, गामा एक बहुत बड़े लेवल को बोलते हैं।
तो एक सेम कम्युनिटी जो ऑर्गेनिज्म से शेयर करते हैं, कम्युनिटी छोटी होती है ना, तो कम्युनिटी को जो शेयर कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड अल्फा। और अगर जो है मतलब जैसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ते चले जाएं और उसके साथ जो स्पीसीज के ग्रेडियंट आता है, मतलब जब तुम अपने एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो दूसरे एरिया की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो या तो स्पीसीज घटेंगी या बढ़ेंगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, है ना। तो मतलब कि चेंज होना, ग्रेडियंट का मतलब होता है बेसिकली चेंज होना। तो हैबिटेट का जो ग्रेडियंट आता है ना, तो वो जो है दो इकोसिस्टम को जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे हम डाइवर्सिटी को चेक करें, देन इट इज कॉल्ड एज गामा डाइवर्सिटी। आई हैव एक्सप्लेन 3 पॉइंट, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड ऑफ टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। बस याद रखो मेजरमेंट के दो तरीके, वन इज स्पीसीज रिचनेस एंड सेकंड वन इज स्पीसीज इवननेस। वेल, स्पीसीज इवननेस का मतलब है कि कितने आपके इंडिविजुअल्स है। यहां पर देखो नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी थी, यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीसीज, मतलब कि कितने इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीसीज के, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज इवननेस, है ना। ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बताता है कि किस स्पीसीज के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कैसा है, एक पर्टिकुलर मान लो ये है ना, तो इसके अंदर मान लो 5 स्पीसीज रह रही थी, ये मैंने ये वाला जिसमें मान लो 5 स्पीसीज रह रही थी। मान लो कि आपके ह्यूमन बीइंग, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, समथिंग लाइक दैट। आप उसमें देखो कि मान लो 1000 आदमी रह रहे हैं, 500 बिल्ली रह रही हैं, 30 कुत्ते रह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द स्पीसीज इवननेस बाय डिवाइडिंग द मतलब एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, है ना, इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, दैट विल बी द degree to measure the biodiversity. So hope you will clearly understand what is species richness and what is species evenness. Well, now friends, we are moving towards the gradients of the biodiversity. मतलब कि डाइवर्सिटी के चेंज होने की क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि वहां पे आपकी स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। देखो दोस्तों, हमने देखा था कि हमारी अर्थ है, ये पूरी ये मेरी अर्थ है, ये पूरी मेरी अर्थ है, ठीक है ना। तो ये मेरी पूरी अर्थ है, ये मेरे यहाँ पर ये जो है दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, मेरे लैटिट्यूड्स हैं। तो मैंने कल आपको शायद बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये जो है मेरा इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इससे ऊपर की जो है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नीचे वाली जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो दिस इज ट्रॉपिक 23.5 पे है, ये नॉर्थ की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे 23 साउथ पे, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, और ये फ्रीज रीजन आ जाते हैं, है ना, फ्रीज। दिस आर द पोल्स, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल्स है, साउथ पोल्स है। सो अब यहां से अगर मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा हूं दोस्तों, है ना, तो आपको पता है कि मेरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। तो यहां से जैसे जैसे मैं लैटिट्यूड्स को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, मतलब 0 डिग्री से और बढ़ाता चला जाऊंगा, तो मेरी बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम होती हुई चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन सीवियर है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपके जो ये ट्रॉपिक रीजन होता है, यहाँ पे टेम्परेट रीजन और या ट्रॉपिक रीजन, ये वाले जो रीजन है इनमें जो है ज्यादा आपके पाई जाती है, डाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। सो दीज आर नॉन टेम्परेट, ये वाला रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में, और ये दिस इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी आपकी ज्यादा पाई जाएगी इन कंपैरिजन टू पोल्स। सो अब मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, एल्टीट्यूड मतलब वही चीज है, हाइट की बात करूं अगर मैं इक्वेटर से, है ना, तो इक्वेटर से जब मैं ऊपर नॉर्थ की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा तो मेरी बायोडाइवर्सिटी घटती चली जाएगी, और नीचे की तरफ आऊंगा, है ना, पोल्स की साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ, तो मेरी बायोडाइवर्सिटी घटती चली जाएगी। क्यों घटती चली जाएगी? पोल्स पे आइस है और वहां पे इतनी सीवियर कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है जहां पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। वेल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। देखो दोस्तों, इसको मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, थ्योरेटिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से मैंने बस सीधे इसके 4-5 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें काम आएगा ऐसे वगैरह में। तो वेल, सबसे पहला है कि ये जो है बेनिफिट्स ऑफ द डाइवर्सिटी, तो उसमें क्या है, रिचनेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड और इम्प्रूव वेराइटी। मतलब जितनी ज्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी, आपकी डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, वहां पर रिसोर्सेज उतने अच्छे होंगे और इम्प्रूव वेराइटीज मिलेंगी आपको। इकोसिस्टम सर्विसेज इतनी अच्छी मिलेंगी, जो मैंने आपको इकोसिस्टम सर्विसेज पिछले लेक्चर में बताई थी 4 की 4। और ड्रग और मैकेनिज्म, ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह आपको सही मिलेंगी, है ना, दिस इज मेडिसिन। तो आपको जो है ड्रग्स मेडिसिन, मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है कि जो जितना वेजिटेशन हमारे पास होगा उतनी अच्छी हमारे पास उनमें ड्रग्स और मेडिटेटिव प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और सौंदर्यीकरण और कल्चरल बेनिफिट्स भी मिलेंगी। मतलब एस्थेटिक मतलब सौंदर्यीकरण, जो सुंदरता दिखाई देता है थोड़ा सा, तो वो सारी चीजें मिलेंगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी।
although it is not important at the examination point of view, still I am note 4 points regarding to this. Well, now IUCN अभी हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. So we will discuss about it little bit later. Before that I just want to conclude that IUCN ने 17 मेगा डाइवर्सिटीज बताई है ना, और जिनमें ब्राजील जो है सबसे ज्यादा डाइवर्स बताया और इंडिया का अपने का 11वां नंबर है. तो ये अपने पॉइंट काम की चीज है, इसे हम रख लेते हैं. ठीक है. तो उसके बाद है कोरल ट्राइंगल. सब ये कोरल्स क्या बला है, तो हम लोग अभी थोड़े टाइम बाद अभी ये समझ लीजिए कोरल एक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए उसके लिए एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोरल्स का, है ना. एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पीसीज है उसके अंदर अर्थ के मैराइन उसमें इकोसिस्टम में. तो वहां पे आप कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोरल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कोरल्स को खूब अच्छे से स्टडी करने वाले हैं अभी, क्योंकि कोरल्स को जब हम मैराइन में देखेंगे तब पता चलेगा कि मतलब बहुत सारी स्पीसीज को कैसे लाइफ को सपोर्ट करता है ये. वेल, दिस इज कॉल्ड अमेजन ऑफ सी. ये एक है कोरल ट्राइंगल है. ये इंडोनेशिया से होता हुआ क्या है, ये मलेशिया, फिलीपींस, सोलोमन और ईस्ट टिमोन्स और पेपुआ न्यू गिनिया, ये सब ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड कोरल ट्राइंगल, है ना. तो दिस इज कॉल्ड कोरल ट्राइंगल. तो इसे आप देख लीजिएगा, कोरल ट्राइंगल है. वेल, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक्चुअली मेरे को लग रहा था उन्होंने क्वेश्चन तो 2017 में पूछा आपके ऊपर डाइवर्सिटी की मतलब 3 कैटेगरी कौन सी हैं. जेनेटिक है ना, अभी जो हमने ऊपर पढ़ी थी 3 कैटेगरीज. व्हाट आर दीज? These are the genetic, species or community diversity. Well, I was shocked, little bit surprised. Actually, I was thinking that the question will be from biodiversity hotspot. So that actually this is the important from my personal point of view. जितना मैंने देखा है उससे मुझे लगता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्वेश्चन होना चाहिए डेफिनेटली. तो चलो हम एक बार देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है वो नॉर्मन ने दिया था 1988 में दिया था. और इसमें क्या है, 2 क्राइटेरिया होते हैं इसको क्लियर करने के लिए. हॉटस्पॉट मतलब कोई भी खतरे वाली चीज, दैट इज कॉल्ड हॉटस्पॉट. वेल, मतलब यहाँ पे खतरे की चीज है. तो इसको क्राइटेरिया को क्लियर करने के 2 क्राइटेरिया हैं. या तो किसी भी मिनिमम 1500 स्पीसीज उसमें जो है वेस्कुलर प्लांट की होनी चाहिए. वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनका अपना वो वेसल सिस्टम होता है. वेसल सिस्टम मतलब जो खाना पीना कैरी करने का है. आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना. तो इनमें एक आपका ये आपको फूड वगैरह प्रोवाइड है और एक पानी प्रोवाइड करने का काम करता है. तो जो कम से कम 1500 आपकी स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट की होनी चाहिए वहां पर, वो एंडर्मिक होनी चाहिए. अब ये एंडर्मिक क्या भला है ना, इसको हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे. तो याद रखना पहला क्राइटेरिया ये है कि या तो उस जगह कम से कम 1500 स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट के एंडर्मिक होनी चाहिए, या 70% उसका प्राइमरी नेचुरल वेजिटेशन है वो लॉस्ट हो चुका हो. दोनों मिनिमम है, मतलब कम से कम 70% लॉस्ट हो चुका है या मिनिमम 1500 उसके एंडर्मिक स्पीसीज होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दीज आर द 2 क्राइटेरिया. वन इज 1500 स्पीसीज मिनिमम होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स की जो एंडर्मिक हो, या 70% प्राइमरी नेचुरल वेजिटेशन उसका लॉस हो चुका हो. दीज आर द मिनिमम क्राइटेरिया, यानी 70 से ज्यादा हुआ हो. तो सो फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है, मैंने अभी यहाँ पे टर्म डिस्कस किया, व्हाट इज एंडर्मिक स्पीसीज. तो व्हाट इज द एंडर्मिक, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एंडर्मिक. एक्चुअली दे आर द 2 कैटेगरीज, वन इज एंडर्मिक एंड अनदर वन इज जेनेटिक. सो अगर मैं प्लांट्स की कैटेगरी करूं तो एंडर्मिक स्पीसीज वो होती हैं जो अपने ही एरिया में पाई जाती हूँ और उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं ना पाई जाए, है ना. एक पर्टिकुलर एरिया है, सिर्फ वहां पे उगती हूँ और उसके अलावा कहीं और ना पाई जाती हूँ. तो दैट इज कॉल्ड एंडर्मिक. मतलब वो उसी जगह बन रही है और सिर्फ वहीं पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती है. अब जब मैं बात करूं जेनेटिक की, तो जेनेटिक का मतलब क्या है, वो अपने एरिया के नेटिव तो हैं लेकिन इसके अलावा भी कहीं और पाए जा सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक. तो एंडर्मिक होना एंडेमिक होना जरूरी है उसका, ठीक है ना. सो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में होप यू विल रिमेंबर दिस. आपकी या तो 1500 स्पीसीज जो है वहां पे एंडर्मिक हो और या 70% उसका प्राइमरी वेजिटेशन लॉस हो चुका हो, सो देन इट इज कंसिडर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इसमें एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं अभी तक डिटरमाइन किए गए हैं, जिन पे मोहर लगाई गई है. तो उनमें से जो है 4 अपने इंडिया से हैं. तो अभी हम इंडिया वाले देखेंगे. सबसे पहले इनका देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है. सबसे पहला फीचर कि ये हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस, है ना. यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस है, मतलब यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. दूसरा एंडर्मिज्म,
है ना। एंडेमिज्म मैंने बताया कि अपने नेटिव होते हैं एरिया के लिए, और दूसरा थ्रेट मतलब उनको खतरा है ये बताता है। तो ये तीनों चीजें बताती है, वेरिएशन, एंडिज्म और थ्रेट, ये तीन चीज पता चलती है हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। वेल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 हॉटस्पॉट लोकेटेड इन इंडिया, देन आपको मैं बता दूं 4 हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर है। पहला है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को जो आपके गुजरात से होता हुआ नीचे की तरफ चलते चले जाओ यार, ये मतलब मान के चलो ये मेरा इंडिया है। मतलब मैप इतना अच्छा नहीं बन रहा है यार दोस्त, माउस से इतना अच्छा नहीं बनता। ये मतलब ये है ना कुछ इस तरह टाइप से। तो मतलब ये दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट, है ना। श्रीलंका भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये वाली जो चीज़ है दिस इज वेस्टर्न घाट। तो दोस्तों याद रखना कि ये पहला हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, जो है चौथा नंबर का था जब वो इंक्लूड हुआ था। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दूसरा हिमालय रीजन, आपको पता है यहाँ पे, अगर मैं इसको यार मुझे मैप, बाप रे माउस से हिस्सा भी बन जाता है। वेल दोस्तों, ये मेरा है, मान लो ये हिमालय रीजन है। तो ये हिमालय रीजन है, ये हिमालय जो है यहाँ पे ये हिमालय रीजन है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉल। इंडो बर्मा है ना दोस्तों, यहाँ पर इंडो बर्मा आ जाता है, ये वाला यहाँ इंडो बर्मा ये वाला पोजीशन रहता है। और एक आपका है यहाँ पर जो है सूडालैंड, मतलब ये निकोबार, अंडमान निकोबार है ना अपना यहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार का कुछ पार्ट यहाँ पे जो है, तो दैट इज कॉल्ड सूडालैंड। यहाँ पे एक आता है सूडालैंड। तो दीज आर द डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। सो दोस्तों इसे देख लीजिएगा, अगर ये मेरे फिगर से थोड़ा क्लियर ना हो रहा हो, एक्चुअली मेरे दिमाग में माइंड सेट में इंडिया का वेबसाइट है, तो मैं इसलिए गैस कर पा रहा हूँ क्यों आई एम नॉट so much good in drawing, so you can search it out via Google with these 4 biodiversity hotspot। पर याद रखिएगा 4 हैं, ये चारों इंडिया में कहाँ कहाँ है। वेल दोस्त, टुडे नाउ द अनदर इज थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो खतरे हैं उसके बारे में बात करते हैं। हैबिटेट लॉस हो रहा है ना, डिस्ट्रक्शन होता है, दिस इज द थ्रेट फॉर द बायोडाइवर्सिटी। कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, मतलब जो है आप जो वो शिकार करते हैं ना, उनकी पोचिंग करते हैं वगैरह इस तरह जो, तो उसकी जो उनको जो ज़बरदस्त तरीके से उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, तो वो भी सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है, पेड़ कट रहे हैं, वो बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड वगैरह, है ना, उसको फॉरेस्ट की लैंड को कंजर्व करके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है ना। और फॉरेस्ट को जला रहे हैं, आप खुद सोचो कितना नुकसान होगा उन लोगों का जो रह रहे हैं फॉरेस्ट वगैरह में। बाढ़ आ जा रही है, सूखा पड़ रहा है ना। और पॉलिनेशन का डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेटिव प्लांटेशन को इंक्रीज करने में पॉलिनेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है ना। और टेक्नोलॉजी, इंसान जो जबरदस्ती के छेड़ाखानी मचा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी, है ना। तो दिस इज द मेजर रोल जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पीसीज। दोस्तों ये याद रखना, दीज आर कॉल्ड एलियन स्पीसीज, नॉन नेटिव स्पीसीज। ये बेचारी होते कहीं और के हैं, कहीं और जाके तबाह मचा देते हैं, और जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज होती है उसे गायब कर देते हैं, है ना। तो समझ में आया आपको ये एक्सोटिक स्पीसीज क्या है, मतलब एलियन स्पीसीज है, कहीं और की है, ये कहीं और गई, वहां पे जाके जो उनका था, मान लो कि मेरा घर है, तो ये क्या है, कहीं और का बंदा आया मेरे घर में रहने लगा, उसने मुझे साफ कर दिया वहां से। तो दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक स्पीसीज। जो एलियन स्पीसीज बाहर की आती है, वो आती हैं दूसरे घर में, आती हैं, रहती हैं, उसी को साफ कर देती हैं। तो दिस इज वाटर हाइनिथ एंड सो इक्रोनिया, यार नाम बड़े खतरनाक होते हैं। और इक्रोनिया टेरर ऑफ बंगाल, इट इज कंसिडर्ड टेरर ऑफ द बंगाल। वेस्ट एक्वेटिक वीड होता है, ये साउथ अमेरिका अमेजन का है। तो ये जाता है, ये मतलब ये वो है ना, घास चीज उसके ऊपर होती है, और एक्वेटिक लाइफ को ऊपर सनलाइट जाने नहीं देती, और पूरी एक्वेटिक लाइफ खराब कर देती है। ऐसे ही नीच नाइल पर्च है, वो जो है उसको लेक ऑफ विक्टोरिया में साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुई, वहाँ के चिरचिट फिश है वो उसने एलिमिनेट कर दी, वहाँ की गायब कर दी। उसके बाद है एनक्लोपिशियस, है ना, यूरोप से है ना, इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं। सो दीज आर द सब एग्जांपल ऑफ द एक्सोटिक स्पीसीज। द मेजर थिंग इज आपको पता होना चाहिए एक्सोटिक स्पीसीज है क्या एक्चुअली। सो अब है को एक्सटेंशन, दिस इज को एक्सटेंशन। सो को एक्सटेंशन का मतलब होता है दोस्तों
को एक्सटेंशन का मतलब होता है कि मतलब वो क्या है कि एक तो नंबर में वो कम है और दूसरा क्या है उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है ना सराउंडिंग की वो बहुत ज्यादा है। तो इन्हें बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। मतलब को एक्सटेंशन मतलब एक गायब हुआ तो उसके ऊपर जो डिपेंड थे वो दूसरे गायब हो गए। समझ लो, मान लो कि मान लो मैं हूं और मेरे ऊपर कुछ लोग डिपेंड हैं, तो मान लो कि मैं गायब हुआ तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो मतलब को एक्सटेंशन का मतलब कि कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके ऊपर और स्पीसीज बहुत ज्यादा डिपेंड होती हैं। सो जब उनमें से अगर मान लो जो मेन है जो जिसके ऊपर डिपेंड है वो गायब हो जाएगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। सो एक्सटेंशन ऑफ वन स्पीसीज अफेक्ट द स्पीसीज एसोसिएटेड टू, जो उससे जुड़ी हुई हैं वो, ये मेजरली उन लोगों के ऑर्गेनिज्म के लिए है जो म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों को जिनको फायदा होता हो। मैंने म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट आपको बताया था अभी पिछले लेक्चर में। तो म्यूचुअलिज्म में क्या था कि मतलब दोनों को बेनिफिट होता है। तो और दूसरा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब समान रूप से, मतलब दोनों को फायदा हो रहा हो कि तेरा भी फायदा हो रहा है भैया, मेरा भी फायदा हो रहा है, साथ रह रहे हैं। अब इनमें से एक गायब हुआ तो दूसरे को बेचारे को नुकसान होगा ही होगा। सो दिस इज द को एक्सटेंशन कीस्टोन स्पीसीज। होप यू विल गेट इट। अगर एक बंदा है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड है और इनमें से एक गायब होता है तो बाकी चीजें गायब हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द को एक्सटेंशन। वेल, एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज, दोस्तों दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे गायब स्पीसीज हो रही हैं। सो वेल, लुक एट हियर। ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज मतलब किसी भी चीज का विलुप्त होना है, स्पीसीज का विलुप्त होना, विलुप्त मतलब गायब हो जाना, एग्जिस्टेंस उनका खत्म हो जाना। तो देखो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो आया है कहीं ना कहीं, वो कल हमने 4 लॉस पढ़े थे ना, जो आया है वो जाएगा। सो मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को कहीं ना कहीं जाना ही होता है। सो ये कोई नेचुरल प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम सब जानते हैं कि जो मतलब खत्म ही होना है जो हुआ है। तो सो नेचुरल, लेकिन ये एक्सटेंशन की ना 3 कैटेगरी है। पहला है नेचुरल एक्सटेंशन, जो अपने आप होता है। दरअसल क्या होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। नेचुरल एक्सटेंशन की बहुत धीरे धीरे होती है ना, इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से होता है। मतलब चेंज के अंदर कुछ इन्वायरमेंट आ रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है इवोल्यूशन की प्रोसेस साथ ही साथ चलती रहती है। इन्वायरमेंट चेंज होती है, हम उनको अडॉप्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे एक नई स्पीसीज अडॉप्ट हो जाती है। जो एक बार कंडीशन ये आती है, मैंने भी जेनेटिक उसमें बता रहा था ना, तो एक सिचुएशन ये आएगी जब जो है कि जब जो नेचर को फेवर करेगा वो रहेगा और जो नेचर को फेवर नहीं करेगा वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। तो कुछ है स्पीसीज जो नेचर के फेवरेबल नहीं रहेंगी तो वो डिसअपीयर हो जाएंगी, और जो नई वन है वो जो अडॉप्टिव करेंगी, जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेंगी उसके माहौल को, तो वो सरवाइव कर जाएंगी। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल एक्सटेंशन। तो इसमें ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है ना, और इन्वायरमेंट के साथ होती है। दूसरा है मास एक्सटेंशन। सो मास एक्सटेंशन के बारे में बात करें हम लोग। मास एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक साथ सारी की सारी चीजें गायब होती हैं। मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम एक्सटेंट ड्यू टू सम कैस्ट्रोफिलिक इवेंट, मतलब कि एक विनाशकारी किसी विध्वंसक इवेंट की वजह से बहुत सारी स्पीसीज एक साथ गायब हो जाती हैं। जैसे हमारे डायनासोर गायब हुए थे ना, एक टाइम पहले बोलते थे कि कोई एस्टेरॉइड आके पड़ा है या कोमेट आके पड़ा था तो उसकी वजह से गायब होते हैं, एक साथ सडन गायब होते हैं। तो ये लगभग क्या है, मिलियन ईयर्स में कभी एक आध बार होता है ये इवेंट। ऐसा नहीं है कि डेली हो रहा है, ये मिलियन ईयर में एक आध बार इवेंट होता है। लेकिन बहुत सारी स्पीसीज एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही साफ हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड मास एक्सटेंशन। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। अब तुम्हें पता है इंसान आजकल जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल उसका जो है इतना ज्यादा मतलब अनस्टेबल हो चुका है ना, कि वो अब हर चीज में हाथ आजमाने लगा है, दूसरों की चीजों में छेड़खानी करने लगा है। जो नीचे ने चीजें सेट की गई हैं उसमें अपनी इंटेलिजेंस दिखाने लगा है। तो मैन मेड एक्सटेंशन बोलते हैं उसे। अब इन्होंने क्या किया, मान लो तुमने एक जंगल जला दिया, अब उसके अंदर की जो है स्पीसीज वगैरह गायब हो रहे हैं। सो उसके बाद जो है मुझे सबसे ज्यादा ये सीवियस्ट फॉर्म है, सीवियर मतलब सबसे बुरा फॉर्म है डाइवर्सिटी को डेप्लीट करने का, क्योंकि इंसान को पता है सारी चीजें कि ये गलत कर रहा है, लेकिन करेगा, आदत से मजबूर है। सो अक्रिंग एट द फास्टर पेस विद इन शॉर्ट पीरियड। अब ये इंसान के हाथ में, आज उसका मन करा कि अरे सारा जंगल वंगल गायब करो, यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, तो डेफिनेटली।
तो दोस्तों आपको पता है जब एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मैन मेड एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड। अब जब आदमी की छेड़खानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी दूसरे के एरिया में तो क्या दिक्कत होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, वो लोग जहाँ वहां रह रहे हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इंसान और जानवर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब क्या हो रहा है, इंसान तो उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर ही रहा है ना, तो अब उसके डिस्ट्रॉय कर रहा है तो अब उनको भी तो भैया उनकी जरूरत है, वो भूखा थोड़ी ना मर जाए, शेर भी, उसको भी तो मतलब कुछ करना है। जो आपने उनका इकोसिस्टम था वो तुमने डिस्टर्ब कर दिया है, उनकी फूड साइकिल डिस्टर्ब कर दिया है, तुमने उनकी फूड वेब डिस्टर्ब कर दिया है जाके। अब भैया वो क्या करेंगे, उनकी नीड जो ओवरलैप कर जाएंगी आपकी नीड से। आपने जाके तो जंगल काट के अपने काम कर लिया, वो वहां से कहाँ जाएंगे, तो क्या करेंगे, गाँव शहरों की तरफ भागेंगे, फिर वहां जाएंगे, वहां जाके लोगों को मारेंगे, है ना, फिर लोगों के घर में घुसेंगे, क्योंकि भैया उनका तो वही नेचर है ना। उन्हें थोड़ी ना समझ में आता है कि भैया इंसान है तो नहीं खाना है, ये बेचारे रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाओ, ऐसे थोड़ी ना है। उनकी तो जो जेनेटिक मेकअप है उनका, जो उनके मतलब लाखों सालों की इवोल्यूशन प्रोसेस है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। ये थोड़ी ना चलेगा आज आपने जंगल काट दिए तो शाम को जाके वो नाश्ते में चलो कि आज 4 चपाती खा लें, 5 राइस खा लें, काम चल जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रू। सो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है कि वो ओवरलैप कर जाएंगी, उनकी जो जरूरतें हैं ह्यूमन नीड्स से ओवरलैप कर जाएंगी, और फिर तुम्हें पता है नुकसान दोनों को ही होना है, इंसान को भी होना है और उनको तो बेचारे को है ही है। इंसान को लगता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। देखो दोस्तों बड़ी बात है, देखो मैं भी कह रहा हूँ, सब जानते हैं गलत है, लेकिन सब लोग कर भी रहे हैं कि उसके गले में घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी वाले हिसाब है। पता है सारी चीजें गलत कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हम लोग थोड़ा पढ़ी लिखी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो हम अपने लेवल पे थोड़ा बहुत जो एफर्ट कर सकते हैं वो करने चाहिए, है ना। तो लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें पता ही है कि पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, पॉपुलेशन जो है इंसानों की बढ़ रही है, वाइल्ड लाइफ की भी बढ़ रही है। अब क्या होगा, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो रजमाइश होंगी। अभी तो क्योंकि इंसान ज़्यादा फेवरेबल है उन्हें, क्योंकि उसको थोड़ा सोचने की समझने की शक्ति ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ऑल, तो वो एलिमिनेट करने की पावर ज़्यादा रखता है दूसरी चीज़ों को। तो देखो यार तुम्हें पता ही है कि जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, उसका डैमेज हो रहा है जब कन्फ्लिक्ट होंगे उनमें। पशुधन, अब जानवर मैंने बताया ना, शहर वहरों में आ जाते हैं, गाँवों की तरफ घुस आते हैं, तो उनके जानवर वगैरह को खा जाते हैं, ह्यूमन बींग्स पे अटैक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस फैक्टर कॉजिंग द डेंजर टू द बायोडाइवर्सिटी। सो टुडे आई एम गोइंग टू बी क्लोज हेयर। सो इन दिस वे एक्चुअली थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक आज ज़्यादा था, कंसेप्ट इसके अंदर कम थे, ये मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और यहाँ से बनने की क्वेश्चन की संभावना भी लगती है मुझे। तो इस लेक्चर को हल्के में मत लीजिएगा, नोट्स को आप एक बार अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो यू कैन कमेंट मी। और एक और चीज़ दोस्तों, अभी एक्चुअली मैं चाह रहा था इसके अलग से एक सेशन लूज में सारी चीज़ें बताऊँ। आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग टू यू पीपल, आई हैव वन क्वेरी रिगार्डिंग टू दैट। सर लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है भाई, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना चल रहा है, मनोरंजन थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के आपका। भैया आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ कॉस्ट भी तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। आप 40 मिनट बैठ के नहीं पढ़ सकते और आप सोच रहे हो आप आईएएस निकाल दोगे, भैया भूल जाओ, तुमसे ना होगा अगर ऐसा हाल है आपका। यार अब कोई बोल रहा है 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, यार ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के लेक्चर देख के निकाल देंगे, तो भैया मैं साफ बोल रहा हूं ना हो पाएगा यार, है ना। आप आपके सीनियर से जिन्होंने तैयारी की हुई है उनसे आप प्लीज सजेशंस लीजिए, वो आपको बताएंगे रियलिटी में कि ये क्या एक्चुअल सिचुएशन है, कितनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। 40 मिनट के लेक्चर्स में आदमी कैसे थक सकता है। कुछ बोल रहे थे सर वो नोट्स बनाने के लिए सर कॉपी बनानी पड़ेगी, सर हमने तो बीटेक में कभी किया नहीं। यार मतलब आप लोगों को मैं ये तो बोल रहा हूँ, मनोरंजन थोड़ी ना चल रहा है, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना चल रहा है। जब कभी भी आदमी सही चीज करने की कोशिश करता है तो दिमाग पे जोर पड़ता है, और दिमाग कभी भी उस जोर को स्वीकार नहीं करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो दोस्तों इसको कोई गलत मत मानिए, ये सोचिए दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब देखिए आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने अपनी लगभग मेरी जॉब छूटने जा रही है, हो सकता है मैं छोड़ दूं उसके लिए, और मतलब मेरा एक अलग सपना है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। वेल मैं इसे एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा सारी चीजें, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके लेक्चर्स को शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, है ना। देखो पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये 10 मिनट का बना दूं या 20 मिनट का बना दूं। पढ़ाई है, मजाक नहीं है दोस्तों, है ना। एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, थोड़ा तो पेन होगा इसमें,
और अगर वो नहीं बियर कर सकते तो भैया भूल जाओ। ये तो 40 मिनट का लेक्चर है, 12-12 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। आप किसी भी कोचिंग में जाके देख लीजिए, 12-12 घंटे एक साथ पढ़ाई चलती है लास्ट में जाके। अगर मैं कोई बात गलत, अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके बोले, अपने सीनियर से पूछो यार, उन लोगों से, तो वो लोग आपको सही सलाह देंगे। अब भैया अगर कोई सीनियर बंदा देख रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दो, बता दो इन लोगों को जो नए लोग देख रहे हैं कि भैया नहीं होता है 20-20 मिनट की क्लासेस से काम। और उसके बाद जो है दूसरा था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों मेरा लेक्चर आप देखते रहिए, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए। मतलब लेक्चर को आप देखते रहो और उसके बाद जैसे मैंने पूरा एक कंसेप्ट समझाया, फिर उसके बाद नोट्स बना लो। दोस्त 45-40 मिनट का लेक्चर है, लगभग 40-50 मिनट आपको लिखने में लगेंगे। एज इट इज कॉपी, समझो मत, एज इट इज कॉपी करते हुए चले जाओ और आपके नोट्स तैयार। अपने हाथ के नोट्स जब तुम लास्ट में पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा, भूलोगे ही नहीं आप चीजों को। मैं लिख के बोल सकता हूं, आपको बस एक बार पन्ने पलटने की देर होगी। अगर यही नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा तो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू दैट। भैया इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम, सपने बड़े देखने हैं तो सपने बड़े जैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे दोस्त, किसी को मेरी बात बुरी ना लगी हुई हो, है ना। और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा ऐसे ही। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट एफर्ट दूं। मैं अच्छा खासा एफर्ट करता हूं इन वीडियोस को बनाने के लिए। सो इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन जस्ट राइट इट इन माय कमेंट सेशन एंड hope my lectures will be beneficial to you all who is applying for the competitive exams like ESC, AS में भी। यार AS की मैंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश सारी वो कर रहा हूँ। और जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, मतलब जो भी अपने जिनमें एनवायरमेंट रिलेटेड आता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है ये लेक्चर्स। होप you will got it what I want to say. So well, thank you very much, have a nice day, bye, take care.